कहा जा रहा है कि ये जो MBA डिग्रीज हैं वो डेड हो गई। बड़े बड़े आईवी लीग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन्स और एप्लीकेशंस 20% ड्रॉप हो गई हैं, जबकि उनकी फीस जो है वो 10% बढ़ गई। डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री, डेफिनेटली। अगर आप सिर्फ इसलिए डिग्री कर रहे हो कि मेरे को डिग्री से कुछ मिल जाएगा, तो आप डिग्री मत करिए। बट डिग्री फॉर द सेक ऑफ स्किल्स दैट द डिग्री कैन गिव यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। निखिल कामत ने भी कहा कि अगर आप 25 साल के हो, अब MBA करने का सोच रहे हो तो आप इडियट हो। 25 लाख रुपए आपको MBA में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी स्किल्स आप वैसे ही सीख सकते हो। किसी भी जनरेशन में अगर आप एक सुपर जीनियस 1 in a billion पर्सन थे, आप निखिल कामत थे या आप बिल गेट्स थे या आप धीरू भाई अंबानी थे, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल में IIT IIM से अप्रोक्सीमेटली 13,000 लोगों ने ड्रॉप आउट किया। क्या ये सिस्टमैटिक प्रेशर की वजह से है या फिर इनको भी ऐसा फील हो गया कि भाई ड्रॉप आउट होंगे तो चांसेस ज्यादा है एंटरप्रेन्योर बनने के? इंडिया में यूनिकॉर्न ही देखें, 211 यूनिकॉर्न है, तो इसमें से सिर्फ 3 ड्रॉप आउट्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें 492 हैड कॉलेज डिग्री। डेटा कांट बी मोर क्लियर ऑन। MBA को एंटरप्रेन्योरशिप से आज भी जोड़ा नहीं जा रहा है कि भाई MBA करके लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो डू यू थिंक दिस मिथ इज करेक्ट? इफ यू लुक एट मेनी ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज, जैसे आप दीपिंदर गोयल को देखें, तो उन्होंने 3 साल बेन में जॉब करी। आफ्टर दैट ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स was recently on Shark Tank and he got funding. So the vast majority of entrepreneurs, they become entrepreneurs after working for 3 to 5 years in industry. अब अगली डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वो है AI, IQ, EQ, AIQ। तो आप इन तीनों चीजों को कैसे अपने करिकुलम में इंटीग्रेट करें? I think आजकल ये सुनने आ रहा है कि MBA करने से कोई फायदा नहीं। पहले जमाने में MBA का फायदा होता था, मैंने खुद भी की थी। तो इस मिथ को समझने के लिए कि क्या ये एक्चुअली मिथ है या रियलिटी है, मैंने इनवाइट किया है आज हमारे एपिसोड में मिस्टर श्रीवत्स जयपुरिया को, जो कि वाइस चेयरमैन है जयपुरिया ग्रुप के। जयपुरिया ग्रुप KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन में ऑपरेट करता है। इनके टोटल 55 से ज्यादा स्कूल्स हैं, 4 से ज्यादा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि सारे NIRF टॉप 125 में रैंक करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है। सबसे पहले, क्या MBA एज ए डिग्री खत्म हो गई है या इसकी रिक्वायरमेंट अभी भी है? क्या MBA जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चलेगी या उसमें AI का इंटीग्रेशन आवश्यक हो गया है? अगर आप स्टूडेंट है या स्टूडेंट के पेरेंट है, तो अगर आप कोई MBA इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए? क्या MBA ने अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया है या अभी भी वही पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं? 100% जॉब गारंटी का रियल ट्रूथ क्या है? आज कॉलेजेस AI को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने करिकुलम में, इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है। और हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इंपैक्ट रहा है और फ्यूचर में वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि बेनिफिशियल नहीं है, इसका भी डिस्कशन हुआ है। तो आज का सेशन मास्टर क्लास होने वाला है। अगर आप MBA के लिए कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसका भी फ्रेमवर्क है, और अगर आप MBA कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट्स कैसे मिले, ज्यादा पैसे की प्लेसमेंट्स कैसे मिले, उसका भी फ्रेमवर्क है। पर आगे जाने से पहले, अभी तक आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट्स और ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आप तक लेके आ सकूं। चलिए मिलते हैं मिस्टर श्रीवत्स जयपुरिया से। श्रीवत्स सर, थैंक यू सो मच, आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू वेरी मच। सर, स्ट्रेट टू द पॉइंट, अब कहा जा रहा है कि ये जो MBA डिग्रीज हैं वो डेड हो गई। विनोद खोसला जी रिसेंटली आए निखिल कामत के पॉडकास्ट पे और उन्होंने कहा कि ये डिग्री जो है वो डेड हो गई है। और ये कुछ डेटा पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े आईवी लीग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन्स और एप्लीकेशंस 20% ड्रॉप हो गई हैं, जबकि उनकी फीस जो है वो 10% बढ़ गई है। तो ऐसा है कि डिग्री का चाम हो चुका है खत्म या हो रहा है खत्म? देखिए, डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री, डेफिनेटली। अगर आप सिर्फ इसलिए डिग्री कर रहे हो कि मेरे को डिग्री से कुछ मिल जाएगा, तो आप डिग्री मत करिए। बट डिग्री फॉर द सेक ऑफ स्किल्स दैट द डिग्री कैन गिव यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। विनोद खोसला जी ने उसी इंटरव्यू में बोला था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज द एबिलिटी टू लर्न। अगर हम MBA डिग्री की बात करें, तो दिस इज द डिग्री दैट बेस्ट टीचेज यू द एबिलिटी टू लर्न। क्यों? क्योंकि MBA में आप एक डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। कभी आप कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कभी आप एम्प्लॉय मोटिवेशन, कॉम्पनसेशन पढ़ रहे हो, कभी आप लीडरशिप पढ़ रहे हो, कभी आप फाइनेंस पढ़ रहे हो। सो अक्रॉस वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन यू हैव द एबिलिटी टू लर्न। इसके अलावा जो पेडागॉजी फॉलो होती है MBA में, विच इज थ्रू केस मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट्स, इन अ क्लासरूम यू आर सिटिंग विद डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिस्कसिंग थिंग, डिबेटिंग pluses and minuses of various options, that helps you develop as a communicator, as a leader, and helps you to work with people. AI कितनी भी दुनिया बदल दे, वो कितने भी टास्क ऑटोमेट कर दे, organizations will still have people, customers will still be people, suppliers will still be people, your bosses will still be people. तो ये जो skills हैं वो सीखनी बहुत जरूरी है, and degree is यूजफुल फॉर लर्निंग दी स्किल्स। तो मुझे नहीं लगता कि AI से डिग्रीज खत्म हो जाएंगी,
But yes, the degrees that adapt to a changing world, that are able to adapt AI skills, that are able to focus on learning to learn in various circumstances, ये डिग्रीज रिप्लेस करेंगी उन डिग्रीज को जो बिल्कुल चेंज ही नहीं करती. तो ये जैसे आपने कहा कि एआई बेस्ड जो डिग्रीज हैं वो आपको लेनी है, बिकॉज नहीं तो एआई आपको रिप्लेस कर देगा. एंड आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडस्ट्री. जो भी सारे लोग आज काम कर रहे हैं उनको एआई में अपस्किलिंग तो चाहिए चाहिए. कमिंग बैक वापस उसी एपिसोड में निखिल कामत ने भी कहा कि अगर आप 25 साल के हो और आप जो है अब एमबीए करने का सोच रहे हो, तो आप, उन्होंने बड़ा हार्श वर्ड यूज किया, इडियट हो. और अब वो कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए आपको एमबीए में करने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी स्किल्स आप वैसे ही सीख सकते हो. तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, आप किसी भी जनरेशन में अगर आप एक सुपर जीनियस 1 in a billion पर्सन थे, आप निखिल कामत थे या आप बिल गेट्स थे या आप धीरू भाई अंबानी थे, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप में इतना इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, हर चीज है कि आप सब चीज खुद कर लोगे. बट 99.9% लोगों को एक प्रोसेस की जरूरत है जिसके थ्रू वो अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकें. अगर हम इंडिया में यूनिकॉर्न्स ही देखें, 211 यूनिकॉर्न है, तो इसमें से सिर्फ 3 ड्रॉप आउट्स हैं. और आप ग्लोबल फिगर देखें तो फॉर्च्यून ने एक आर्टिकल निकाला था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज पे, विच आर द बिगेस्ट 500 कंपनीज, उसमें 492 हैड कॉलेज डिग्रीज. अच्छा. तो ये एक सर्वाइवरशिप बायस है कि हम सिर्फ उन एक्सट्रीम एग्जांपल्स को देखते हैं जिन्होंने बिना डिग्री के कर लिया. शायद उन लोग बिना कोई भी स्ट्रक्चर के कर सकते थे, बट फॉर द वास्ट majority of us, we need the structure of a program that takes us through 2 years of learning, that helps us completely transform ourselves, upgrades our skills, so that we get access to the network, but also have the skills to succeed for a lifetime. तो आप कह रहे हैं 211 में से सिर्फ 3 कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं. बिल्कुल. तो ये जो ग्लोरिफिकेशन होता है कि कॉलेज ड्रॉप आउट बनने के बाद आपके चांसेस ज्यादा हैं सक्सेसफुल होने के, एक्चुअली ये गलत है. ये बिकॉज 211 में 208 तो पढ़े लिखे लोग हैं. बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है. चाहे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, चाहे आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स. ये तो फिल्मों की बात है कि हम एक्सट्रीम केसेस को देखते हैं, जरूर वो एक्सट्रीम केसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, एंड व्हेन वी लुक एट मीडिया और मूवीज, वी ट्राई टू लुक एट दोस एक्सट्रीम केसेस उनको की glorify ये किया भी जाता है. ग्लोरीफाई कर दिया, एंड दैट्स द नेचुरल कॉज ऑफ थिंग्स कि एक्सट्रीम केसेस को ग्लोरीफाई किया जाता है. बट हमें फोकस करना है कि majority, vast majority here, more than 99% of लोग कैसे सक्सीड कर रहे हैं. और आपसे बात करते करते मुझे 2-3 नाम याद आ रहे हैं, जैसे दीपेंद्र गोयल हैं जोमेटो के, ही इज एन आईआईटी पास आउट. अगर हम अभिराज सिंह भाल की बात करें जो अर्बन कंपनी के फाउंडर हैं, ही इज एन आईएम कैलकाटा पास आउट. तो यानी कि इन लोगों ने अपनी डिग्रीज करी और उसके बाद ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीज पे गए. Absolutely. 208 out of 211 unicorn founders, 492 out of 500 Fortune 500 CEOs. So data can't be more clear on this. But yes, will there be exceptions to this rule? Yes, but they are likely to be a very, very small number. तो ये वो बात हो गई कि अगर आपने कर दिया है तो आपको लगता है कि यही नॉर्म है. मतलब इफ यू हैव एज अ फाउंडर आपने बिना पढ़े लिखे या फिर बिना फॉर्मल डिग्री के कर दिया, तो यू फील कि इट इज द नॉर्म, बट जनरली द सक्सेस रेशियो इज टुवर्ड्स द डिग्री पीपल. Absolutely. Okay. By far. सर पिछले 5 साल में आईआईटी आईएम से अप्रोक्सीमेटली 13,000 लोगों ने ड्रॉप आउट किया है, 13,000 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया है. तो क्या ये सिस्टमैटिक प्रेशर की वजह से है या फिर इनको भी ऐसा फील हो गया कि भाई ड्रॉप आउट होंगे तो चांसेस ज्यादा है एंटरप्रेन्योर बनने के? देखिए, नंबर्स डोंट ऑलवेज टेल द ट्रूथ. अगर आप 13,000 की बात करें तो कितने में से 13,000? जो ये नंबर है 13,000 का, दिस इज द लास्ट 5 year ड्रॉप आउट फ्रॉम आईआईटीज, आईआईएम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. ओके. तो टोटल 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिला के. अज्यूम करते हैं मोटा मोटी कि 10,000 बच्चे पर इंस्टीट्यूशन, तो 10 लाख बच्चे हैं. तो अगर आप ईयरली ड्रॉप आउट देखो तो इट इज 0.2%. मतलब इट इज 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 1,000 दैट आर ड्रॉपिंग आउट. तो ये एक बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर है. बट इन बच्चों के लिए भी, जो मेरे को लगता है ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस या हेल्थ सर्कमस्टांसेस, 2 out of 1,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट. गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू सिस्टम थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. तो जितना आपने पढ़ा ड्रॉप आउट करने के पहले, वो एक तरीके से एक आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में चले जाता है और बाद में आप ये डिग्री रिज्यूम कर सकते हो. ब्यूटीफुल. तो सबसे पहले तो बहुत अनलाइकली है कि आप ड्रॉप आउट करोगे. 998 out of 1,000 students don't drop out. Only 2 out of 1,000 drop out every year. But even if you are amongst the two due to some extreme circumstances, there is a way that जो आप जब आपने पढ़ने ड्रॉप आउट करने के लिए पढ़ा, वो लॉस्ट नहीं होगा. आपके स्किल्स रहेंगे हमेशा, बट ऑल्सो वो क्रेडिट्स रहेंगे. ये एक्चुअली इस पर्सपेक्टिव से मैंने भी नहीं देखा डेटा को कि हम 13,000 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर लगता है,
बट जब हम आउट ऑफ निकालते हैं कि भाई आउट ऑफ कितना था, तो ये प्रपोर्शन बहुत ही छोटा है। अच्छा सर, अब हो क्या गया है कि आपकी 25 लाख की जो है एमबीए कॉस्ट आने लग गई है, और अगर एक व्यक्ति, क्योंकि देखिए इंडिया में मेजरली लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना बड़ा नंबर, तो वो लोग लेते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन इंडिया में मेरे को लगता है काफी महंगा है, 10 to 11% के रेट पे चलता है। तो अगर आपकी ईएमआई उसमें आ जाती है, करीबन 5-7 साल का लोन होता है, तो 1.5 से 2 लाख के बीच की ईएमआई होती है, और उतनी इनकम नहीं लगती है, और बच्चा जो है बाद में स्ट्रेस में रहता है। तो क्या ये राइट तरीका है हमारी एजुकेशन को देखने का, या इज देयर समथिंग व्हिच वी आर मिसिंग? देखिए, अगर हम एमबीए की बात करें और हम टॉप 125 टॉप 200 कॉलेजेस की बात करें, गवर्नमेंट भी टॉप 125 कॉलेजेस को रेट करती है, हर साल एनआरएफ रैंकिंग आती है, आप उनको देख सकते हो। तो एवरेज में उनकी फीस की मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर की 2026-28 जो अगला बैच जाएगा, तो एवरेज फीस 12 से 15 लाख 12 से 18 लाख होगी। इसका एवरेज हम 15 लाख पकड़ लेते हैं, और आज के दिन हम तनख्वाह देखें जो पिछले बैच की थी, तो 8 से 10 लाख रुपए एवरेज तनख्वाह होगी। और ये 1-2 साल बाद जब 2028 बैच ग्रेजुएट करेगा तो ये 11-12 लाख हो जाएगी। अगर और आपको जब जॉब मिलेगी तो ये जॉब से की सैलरी हर साल बढ़ेगी भी। तो अगर आप इसका आईआरआर निकालिए कि 2 साल में आपने खर्च किया 15 लाख, उसके बाद आपको 10 लाख की जॉब मिली जो 10% से ग्रो करी, तो इसका 65% आईआरआर आता है। ओके। तो और आपने जैसे बताया लोन तो 10% पे आपको लोन ग्रो कर रहा है, तो आप लेवर्ड आईआरआर निकालो तो और हायर होगा। एक बार उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि अगर मैंने एमबीए नहीं किया तो मैं कोई जॉब कर लूँगा। लेट्स अज्यूम कि आपको 5 से 6 लाख या 6 लाख भी हम अज्यूम कर लेते हैं, 6 लाख की नौकरी मिल गई जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप जॉब नहीं कर रहे। ये भी हम अज्यूम करते हैं 8% पे ग्रो करेगी, थोड़ा लोअर ट्रेजेक्टरी पे ग्रो करेगी क्योंकि ये लोअर लेवल की जॉब है। तो इसको भी अगर हमने डाल दिया मैच में कि हमने ये 6 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट करी जो 8% पे ग्रो करी थी, 15 लाख रुपए एमबीए में खर्च किया, उसके बाद हमने नौकरी पाई, तो इसके बाद भी आपका लाइफ टाइम आरआर 22% है। अब संजय जी, आप तो फाइनेंस के इतने सारे पॉडकास्ट करते हो, आप स्टॉक्स रेकमेंड करते हो या इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हो, एसआईपी रेकमेंड करते हो, कोई भी ऐसा और प्रोडक्ट है क्या जो आपको लाइफ टाइम के लिए 22-23% आईआरआर दे रहा है? अच्छा, और फाइनेंशियल आईआरआर सिर्फ नहीं है, इसके अलावा जो सोशल कैपिटल आपका बनता है एक एमबीए डिग्री पाने का, एक हायर ट्रेजेक्टरी पे जॉब करने का, जो नेटवर्क बनता है आपका, ये एक नॉन फाइनेंशियल एक्सटर्नैलिटी भी है जिससे आपको और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और हाँ, अगर आप कोई आपका अमेजिंग आउटकम हो गया, आप सीईओ बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए ये स्किल्स सीख के, फिर तो रिटर्न इज 1:1,000,000, नॉट कैलकुलेटेड थ्रू द आईआरआर। तो मेरे को लगता है जो बेस केस रिटर्न भी है वो 20 से 25% या 22 से 25% तो डेफिनेटली है। तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ओनली रिस्क इज यू शुड नॉट ओनली लुक एट कि मेरी पहली नौकरी क्या लगी। आपने भी संजय जी कॉर्पोरेट में काम किया, तो आपकी पहली नौकरी कितने की लगी थी? मेरी थी 7 लाख रुपीस पर एनम। और 8-10 साल बाद या 15 साल बाद जब आपने छोड़ा तब कितना था? हाँ, मतलब 1 CR प्लस था। तो 7-8 लाख से 1 CR की ग्रोथ हुई आपकी। तो दिस वाज अमेजिंग, राइट? 15 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। 15 टाइम्स आपका हुआ, आपका आरआर बेटर था देन व्हाट आई एम टेलिंग यू, जिससे हमारे टाइम पे एजुकेशन भी शायद इतनी महंगी नहीं थी। हाँ, फिर भी आप चाहे आप 7 लाख को कंपेयर करो, यू हैव टू अज्यूम की ग्रोथ होगा उसमें, राइट? तो डेफिनेटली आई थिंक एजुकेशन एंड इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, इससे बेटर इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, नॉट ओनली फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव बट आल्सो फ्रॉम अ प्योर आरओआई लेंस। तो यहाँ मिस्टेक क्या हो रही है? क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरी एवरेज सैलरी जो है वो मेरे फीस के हिसाब से कितनी है, और ये सब ग्रोथ कैलकुलेट नहीं कर रहे? क्यों लोग एजुकेटेड नहीं है इस बारे में? क्यों सिर्फ फर्स्ट सैलरी के बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है? देखिए, 2-3 मिस्टेक्स हो रही हैं इसमें। एक तो फर्स्ट सैलरी सिर्फ देख रहे हैं लोग, ग्रोथ नहीं देख रहे, और जितने आप हायर आपकी फर्स्ट सैलरी होगी उतना हायर ट्रेजेक्टरी होगा। जो गैप है बिटवीन अ मैनेजरियल एम्प्लॉय एंड अ पर्सन हु इज एट अ एग्जीक्यूटिव रोल, वो ग्रो करते जा रहा है। तो ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। तो एक गलती, तो सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल से ये है। दूसरा, न्यूज़ हमेशा एक्सट्रीम्स को दिखाती है। तो जब टाइम अच्छा होता है तब हम बोलते हैं कि सबको 1 करोड़ की सैलरी, 2 करोड़ की सैलरी, इतने स्टॉक ऑप्शन, तब सबको लगता है कि मैं कुछ भी करूं मेरे को तो अमेजिंग नौकरी मिल जाएगी, इसका इन्फिनिटी आईआरआर है। और जब इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन करती है या कुछ लोगों की जॉब्स नहीं लगती तो वो न्यूज स्टोरीज रिपोर्ट होती हैं कि आईआईएम्स आईआईटी से जॉब्स नहीं लगी। तो द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडिल। एंड
people only want to believe the extremes, or I don't want to say people only want to believe the extremes. News always about reports the the extremes. extreme events, and we feel the extremes are the truth. But the Actually, truth is in the middle. एक्चुअली हमारे साथ भी ये हुआ. मैं अपना एक्सपीरियंस याद कर पा रहा हूँ. मैंने MBA कंप्लीट की 2008 में और हमारा प्लेसमेंट सीजन था 2007 दिसंबर में. एंड दैट टाइम वाज द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू गेट अ जॉब, बिकॉज एकदम मतलब वो क्या कहते हैं, बहुत ही सब ग्रोथ पे था. स्टॉक्स भाग रहे थे, सब कुछ भाग रहा था. एवरीबडी वाज इन अ ग्रोथ मोड, एक्विजिशन मोड. PE फंड्स इंडिया में आ रहे थे. एंड बाय द टाइम सितंबर 2008 आया, जब लीमन का क्रैश हुआ, एवरीथिंग चेंज्ड. एंड मुझे याद है 2009 का एक IIM अहमदाबाद का स्टूडेंट जो था, वो बाद में 4 साल बाद मेरा जूनियर था. तो मैं बहुत उतने अच्छे कॉलेज से, मैं ऑब्वियसली IIM अहमदाबाद से नहीं था, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था. पर मैंने ये रियलाइज किया, क्योंकि मैं 2008 में क्लियर कर गया था और मुझे उस टाइम जॉब मिल गया था, तो एक 2009 का IIM अहमदाबाद का स्टूडेंट, बिकॉज दैट टाइम जॉब्स वर नॉट देयर, क्योंकि मार्केट्स बहुत डाउन हो गई थी, तो उसको ट्रैजेक्टरी में आगे जाके, मतलब ही कुड हैव बीन इन बेटर पोजीशन, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दैट रिसेशन. तो ये रिस्क आपको लगता है रहता है? आप बहुत लकी हो, आप 2007 में ग्रेजुएट किए, मैं 2009 में ग्रेजुएट किया. ओह, अच्छा. 2008 में मैंने लीमन में इंटर्नशिप करी, जस्ट बिफोर लीमन क्रैश्ड. तो बट देखिए, ओवर अ लॉन्ग करियर, अब मेरे को 16 साल हो गए, यू सी डिफरेंट साइकिल्स. सो यू कांट बेस योर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बेस्ड ऑन अ बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल्स टर्न, दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स. तो जस्ट बिकॉज मार्केट खराब है इसलिए आप अपने ऊपर निवेश ना करें, इज नॉट द राइट थिंग. रादर, स्टीफन कवी की बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और वो कहते हैं व्हेन द सी इज रफ, द फिशरमैन शुड शार्पन हिज नाइफ. 100%, मैं इससे बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ. अगर मैं हमारी हिस्ट्री देखूँ जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की भी, तो 2020 कोविड आया, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सका. कोविड में सब लोग डरे हुए थे, तो नेचुरली स्टूडेंट्स ऑल्सो डरे हुए थे कि मैं एडमिशन लूँ ना लूँ, ऑनलाइन चलेगा ऑफलाइन चलेगा. पर जिन स्टूडेंट ने 2020 में एडमिशन लिया और 22 में ग्रेजुएट किया, दैट वाज द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर नॉट ओनली जयपुरिया बट अक्रॉस द एनवायरनमेंट. तो स्टूडेंट्स दैट टेक इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स व्हेन अदर्स आर नॉट, they will get better outcomes. Beautiful. Actually, ये तो बहुत अच्छी बात थी कि 2022 तक आते थे, markets had started rallying and बहुत अच्छा जो है हायरिंग हो रही थी. सर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो गया है. और वो पैरेलल यूनिवर्स ये है कि एक तो है आप अपना फॉर्मल डिग्री कीजिए, 2 साल इन्वेस्ट कीजिए, अपना जॉब, एग्जिस्टिंग जॉब छोड़िए, या फिर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी छोड़िए. और अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि 2020 के बाद ऑनलाइन को काफी डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है. और आज उसमें कॉस्ट भी कम लगती है मेरी, एज कंपेयर टू अ फॉर्मल डिग्री. मेरे को टाइम भी उतना नहीं देना पड़ता. मेरे को बाय नाउ पे लेटर वाली स्कीम्स मिल जाती हैं, जिससे मैं आराम से पैसे दे सकता हूँ. मैं आज नौकरी कर सकता हूँ, छोटी नौकरी करके पैसे भी बना सकता हूँ. तो डू यू थिंक दिस ई लर्निंग या फिर एड टेक जिसे कहा जाता है, इज अ गुड रिप्लेसमेंट टू अ फॉर्मल डिग्री, और इज इट जस्ट एन एड ऑन? I think it's an add-on for people that can't do a formal degree. देखिए, there were always opportunities, right? Distance learning पहले भी था. लोग पहले भी distance learning programs करते थे, but it's usually for people who cannot do a formal degree, not a replacement for that. अगर हम edtech की बात करें, definitely it is a good way to learn a small amount of skills. आपको कोई चीज़ काम में करना है, कुछ सीखना है, वो आप कर सकते हो कुछ घंटे. But अगर आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, या आपको नेटवर्क चाहिए, या आपको अपना करियर स्टार्टिंग पॉइंट एलिवेट करना है, तो एडटेक इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट. फॉर दैट यू नीड टू गो टू अ फॉर्मल कॉलेज. इसके अलावा एडटेक में वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स आई विल टेल यू, हम भी एडटेक कंपनी चलाते हैं, बट एडटेक में द एवरेज ड्रॉप आउट रेट्स आर वेरी हाई. 85% ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट, मतलब 100 में से सिर्फ 15% स्टूडेंट्स कोर्स खत्म करते हैं. अभी जब हमने MBA की बात की या कॉलेज ड्रॉप आउट्स की बात की, तो हमने देखा कि इट्स लेस देन 1%, और यहाँ पे है 85%. Wow. So EdTech has its place in the world, but it's for shorter skill programs, not for your whole personality transformation, not for network, and not to start your career. तो सर, ऐसा क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस कि लोग वहां पे 85% ड्रॉप आउट कर रहे हैं, एंड योर डेटा इज ऑब्वियसली राइट, बिकॉज लोग कंप्लीशन नहीं कर पाते हैं, वर्सेस अ डिग्री वेयर पीपल आर कंप्लीटिंग देयर कोर्स टू द ट्यून ऑफ 98-99%. तो क्या मेजर गैप लगता है आपको, क्या डिफरेंस लग रहा है? आई थिंक फॉर लर्निंग इज स्टिल अ वेरी सोशल प्रोसेस. हमें सीखने के लिए एक ग्रुप चाहिए, चाहे वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो. और जब हम फिजिकली अपने आप को कमिट करते हैं, किसी भी कॉलेज जाते हैं, उधर 2 साल रहते हैं विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑल देयर फॉर द सेम पर्पस, उनसे सीखते हैं, तो दैट कमिटमेंट दैट वी मेक actually allows us to succeed in our learning journeys. And we learn not only from the content but from the environment as well. तो
I believe that learning is number one social. Hmm. We need to be with people, whether it is our fellow students or with teachers. Hmm. And learning is experiential. आप भी जैसे ऑनलाइन मीटिंग करते होगे, ऑफलाइन मीटिंग करते होगे, Hmm. बट जब आप ऑफलाइन आज के दिन हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, शायद हम जूम पे भी कर सकते थे, Hmm. बट जो एक्सपीरियंस होता है, व्हाट यू टॉक बिफोर एंड आफ्टर, Hmm. द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स, Hmm. टू वर्क इन टीम्स, to get to know people, these are extremely important skills that help you complete the course, but also ये skills आपको लाइफ में सक्सीड करने में हेल्प करते हैं, Hmm. क्योंकि Hmm. आपको पूरी लाइफ तो ऑनलाइन नहीं जीनी, लाइफ तो Hmm. ऑफलाइन ही जीनी है ना। अब आपको ऑफिस भी जाना है, लोगों के साथ नेटवर्क भी करना है, मिलना भी है, सो फॉर दैट और ये सारी स्किल्स आप सीखते हैं जब आप एक फिजिकल कॉलेज जाते हैं। सर, तो इज इट द लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन विच इज अ वेरी बिग फैक्टर, या सिर्फ ये है कि वहां सोशल गैदरिंग है या सोशल इकोसिस्टम है तो आपके लिए एक मोटिवेशन बेटर रहता है? देखिए, दोनों चीज है। एक तो जब आप एक फिजिकली होते हो तो यू हैव बेटर डिसिप्लिन, यू हैव बेटर मोटिवेशन, but also you are much more immersed in your learning, you are much more committed to your learning, so it's not only a technology problem। हमेशा से लाइब्रेरीज थी जहाँ पे आप जाके सब कुछ पढ़ सकते थे, पर आप किसी को जानते हो जिसने अपनी पूरी लर्निंग एक लाइब्रेरी में करी हो और फिर बहुत बड़ा सक्सेस बन गया? हो सकता है 1 in a billion ऐसा जन हो, बट उसको बेंचमार्क नहीं रख सकते। उसको आप बेंचमार्क बिल्कुल नहीं रख सकते, वो 1 in a billion है, 1 in a million भी मैं नहीं बोलूंगा। फॉर अदर्स यू नीड द एनवायरनमेंट टू बी एबल टू लर्न। गॉट इट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अब सर हम आते हैं, देखिए हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर क्यों चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। एक रियल एस्टेट कैसे चलता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। एक एमबीए कैसे चलती है, आरओआई आरओआई आरओआई, एक ही चीज कैलकुलेट होती है। अब सर कहा जा रहा है कि 75% एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। इंडस्ट्री कह रही है कि एक व्यक्ति से मुझे 5 लोगों का काम चाहिए, और जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा व्यक्ति प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये गैप क्या है? क्या ये इसलिए है कि सिर्फ आरओआई बेस्ड फोकस है, लर्निंग बेस्ड फोकस नहीं है? व्हाट इज दिस गैप व्हिच इज क्रिएटिंग दिस? आई थिंक इफ यू लुक एट द टॉप कॉलेजेस, और मैं टॉप को बहुत ब्रॉडली डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे अब मैंने आपको बताया गवर्नमेंट 125 एमबीए कॉलेजेस को रेट करती है, उनके बारे में सारा डेटा आता है। तो अगर मैं टॉप 125 कॉलेजेस को देखूं तो एवरेज प्लेसमेंट वुड बी इन द रेंज ऑफ 95%, राइट? Okay. So the problem is not towards the top. बट ऑफ कोर्स देयर वुड बी केसेस जहाँ पे कोई एक जन प्लेस नहीं हुआ, 2 जन प्लेस नहीं हुए, या 5 लोग प्लेस नहीं हुए, तो स्टोरीज एक्सट्रीम्स पे बनती है हमेशा। 1 करोड़ वाली भी स्टोरी सही नहीं है कि उसको 1 करोड़ का ऑफर मिल गया, या वो एक्सेप्शन है, सही नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, और कि बच्चे प्लेस नहीं होते ये भी सही नहीं है। हो सकता है 1-2% ना प्लेस हुए, बट दिस इज नॉट द रियलिटी इफ यू लुक एट द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो सर आपको क्या लग रहा है, रीजन क्या है? करिकुलम आउटडेटेड है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर टीचर्स जो हैं वो अभी तक अपडेटेड नहीं हुए हैं? देखिए, अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो जैसे कि बताया प्लेसमेंट अच्छा है, बट ये क्वालिटी बहुत जल्दी डिटेरियोरेट कर जाती है वंस यू गो आउटसाइड द टॉप 200 और 300 कॉलेजेस। इंडिया में 4000 स्कूल्स हैं, तो दे डोंट हैव द financial or the academic wherewithal to invest in all these things. So definitely it's very important that whichever college as a student you choose, आप इंश्योर करो कि उधर करिकुलम रेगुलरली अपडेट होता है, अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हैं, इंडस्ट्री से इंटरेक्शंस है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। सर ये ना एक वहां पे मिथ आ गया है वो पैकेजेस का, और यहाँ पे बहुत सारी बातें होती है। मेरे को एक केस याद आ रहा है, कुछ साल पहले का एक स्टार्टअप था, उसने एक पैकेज बताया कि भाई हमारा 1.6 करोड़ रुपीस का पैकेज है, किसी आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट को मिला था, और वो पेपर बड़ा वायरल हुआ, और उस पर लिखा था 60 लाख रुपीस सैलरी है और 1 करोड़ के आरएसयूज हैं, जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स कहते हैं, यानी कि कंपनी में भागीदारी है आपकी। तो सर ये यहाँ तो आरओआई बनी नहीं, मतलब 60 लाख रुपए मिले और बच्चे को लग रहा है मेरे को 1.5 करोड़ मिलने वाला है, 1.6 करोड़ मिलने वाला है। तो क्या ये अप्रोच ठीक है, या इसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए? किस तरीके से देखना चाहिए इसको? मेरे ख्याल से जिस आप कंपनी की बात कर रहे हो, अगर वो स्टूडेंट ने वो कंपनी ली होती तो वो जो आरएसयूज थे उनकी वैल्यू 1 करोड़ के जगह शायद आज 5 करोड़ या 10 करोड़ हो गई होगी। सही कह रहे हैं आप। तो बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको देख, आप सिर्फ आरएसयूज पे जाइए। डेफिनेटली स्टूडेंट शुड लुक एट बोथ, what are the short term take home salaries that they are getting and what are the long term benefits they are getting like stock options and so on। दोनों को समझना और एक डिसीजन आपको अपना करियर कहाँ स्टार्ट करना है ये समझदारी से लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं सिर्फ हाइप पे नहीं जाना है, दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना है, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। सर एक डेटा आया है कि 3 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं वो हर साल कैट देते हैं, और उसमें से सिर्फ 6000 ही आईएम्स जा पाते हैं। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं सर? उनके पास क्या ऑप्शंस हैं?
देखिए 4000 बी स्कूल है इंडिया में, तो हर प्राइस पॉइंट पे, हर एकेडमिक लेवल पे बी स्कूल है। पर अगर मैं आपको एडवाइस करूंगा तो मैं कहूंगा कि आप टॉप 100 से 200 बी स्कूल में अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखने की कोशिश करिए, जहाँ पे आपका लेवल बनता है इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर फी पेइंग एबिलिटी। इफ यू स्टे विद इन दिस टॉप 200 रीजन, यू आर लाइकली टू गेट गुड आउटकम्स। सो इट्स लाइक सेइंग कि जैसे बॉन्ड्स में होता है A+ रेटिंग होती है, B+ रेटिंग होती है, फिर एक जंक बॉन्ड्स आ जाते हैं या फिर कंपनीज में हम देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो उसी तरीके से आपके बी स्कूल्स में भी आप कह रहे हैं 4000 में से 200, यानी कि ओनली 5%। ओनली 5%। उसके बट अलावा आई वुड नहीं देखना ऑल्सो चाहिए। से कि ये 5% बी स्कूल में मे बी 20% ऑफ द क्राउड है, क्योंकि इसके नीचे जो बी स्कूल्स हैं उनमें इनटेक भी बहुत कम है। तो आई वुड से टॉप 200 में ऑलमोस्ट 20-25% हमारा क्राउड है। अच्छा, तो मतलब 5% में 25% है और हाँ, बचे हुए 95% में 75। 75%। पर सर ये लोग फिर जाते क्यों हैं इन कॉलेजेस में 95% में? मतलब जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मार्क्स, या उनकी इनटेक जो वो बहुत इजी है? मतलब व्हाट इज द माइंडसेट कि लोग व्हाई आर दे गोइंग टू दीस कॉलेजेस? आई थिंक कई लोग के पास और कोई ऑप्शंस नहीं होते, उनको अपनी सिटी में रहना होता है, या उनके फी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत लो होते हैं। पर अगर मैं 200 कॉलेजेस की भी बात करूं, और बात करूं एवरेज इनटेक उनका 500 इनटेक होगा 200 कॉलेजेस का, तो ऑलमोस्ट 1 लाख स्टूडेंट तो इसमें जा ही सकते हैं। तो 3 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट इसी में जा सकते हैं और अभी। कुछ लोग कैट रिपीट करते हैं, तो वो वहां फिर वो मिस हो वहाँ जाए। रिपीट हो जाते हैं। ओके सर, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में, और वो सेक्शन हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, जो व्यक्ति आज अपने आप को MBA कॉलेज में डालना चाहता है। तो सिंस यू रन अ कॉलेज एंड यू हैव बीन आप लोग ने बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये आंसर्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे एक MBA कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो हाउ शुड आई सिलेक्ट एन MBA कॉलेज? मेरे लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने रैंकिंग लिस्ट से चालू करिए। द गवर्नमेंट कम्स आउट विद NIRF रैंकिंग एवरी ईयर, जिसमें वो एक मैनेजमेंट कैटेगरी में 125 कॉलेज को रैंक करता है। इसमें IIMs, IIT सारे कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, ये हमारे सरकार कॉलेज। की रैंकिंग्स है? ये सरकार की रैंकिंग है। आई वुड से यू शुड बिलीव दिस ओवर एनी अदर प्राइवेट रैंकिंग्स, बिकॉज गवर्नमेंट हैज मोर वेज to find the truth. They have all the data of your approvals, they have the data of your accreditation, which other private agencies don't have. गॉट इट। प्राइवेट एजेंसीज सर्वेज में लोग कुछ और बोल सकते हैं, थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हाँ, इंटरेस्ट थोड़ा सिचुएशन आ कॉन्फ्लिक्ट सकता ऑफ है। इंटरेस्ट सिचुएशन आ सकता है, जो यहाँ नहीं आ सकता। तो इससे आप चालू करिए। कौन सा रैंकिंग कहते हैं सर? NIRF, फुल फॉर्म क्या होगा उसका? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल पब्लिश तो करती ये है। वेबसाइट पे हमारे ये को आप मिल सकता वेबसाइट पे, आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। है। गॉट इट। हर साल अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं। तो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में 125 कॉलेजेस को रैंक करते तो हैं ये आउट ऑफ 4000 सिर्फ 125 को रैंक कर रहा है, सिर्फ टॉप 125 को और रैंक बाकियों करते हैं। को? बाकियों की कोई रैंकिंग नहीं है, ओह, मतलब ओके। इसमें रैंक नहीं होते 125। एंड आई थिंक 125 अ बिग नंबर। श्योर। आई वुड से जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इतना करियर में, उनमें से काफी और अधिकतर व्यूअर्स इन कॉलेजेस में एडमिशन किसी ना किसी में पा सकते हैं। तो आई वुड से इस पे फोकस करिए सबसे पहले। फिर आपको इजीली मिल जाएगा कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप कौन से में क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपका एक डेटा सेट बन जाएगा 8 से 10 कॉलेजेस का। आप ये भी देख सकते हो कि लोकेशनली, although I would say that don't restrict yourself too much on location, but locationally आप किस रीजन में जाना चाहते हो। जब आपका ये 8 से 10 कॉलेजेस का शॉर्टलिस्ट बन गया based on where you can get in, what location you want to go to, then I would say most importantly you should try to connect to students who are Okay. going to these colleges. वो हम कैसे आप कर सकते हैं? आपको जैसे कोरा हो गया, रेडिट हो गया, इनसाइट्स पे मिल सकता है। और आपको अपने नेटवर्क में, आज के दिन तो वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है, ट्राई टू हियर रियल स्टोरीज कि उस कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों का। गॉट इट। बिकॉज ऑफ कोर्स कॉलेजेस विल हैव देयर ओन मार्केटिंग, बट इफ यू टॉक टू रियल स्टूडेंट्स, चाहे वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो चाहे वो अलमनाई हो, दे विल बी एबल टू गिव यू अ मच मोर इन डेप्थ व्यू ऑफ वो कॉलेज में फैकल्टी कैसी है, वो आपके बारे में केयर करती है कि नहीं, उसमें प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, प्लेसमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, वेदर दे आर स्टूडेंट फ्रेंडली और नॉट। सो यू कैन गेट अ मच मोर इन डेप्थ व्यू। तो आपने कहा सबसे पहले मैं NIRF में रैंकिंग देख लूं, और फिर मैं देखूंगी मेरी सिटी में, अगर मैं सिटी स्पेसिफिक रहना चाहता हूं, और फिर मैं किसी एलुमनाई से या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से। आपको अपना भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। ओके। आप कहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका
परसेंटाइल क्या आना लाइकली है, या अगर एग्जाम में आपका आ चुका है परसेंटाइल तो क्या आया है, यू कैन गेट अ फेयर आइडिया मेरे को कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आप 10 से 15 कॉलेजेस की शॉर्टलिस्ट बनाएं। ऑब्वियसली आप 100 कॉलेजेस को के में इन डेप्थ नहीं जा सकते, 8 से 10 या 15 कॉलेजेस की आप शॉर्टलिस्ट बनाएं जिसमें आप इन डेप्थ जाने की कोशिश करें, उनके स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि जैसे मैंने बहुत सारे 125 कॉलेजेस है तो उसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कैट एक एग्जाम है, एक्सएटी एक एग्जाम है, एमएटी एक एग्जाम है, स्नैप है, एनएमआईएमएस का अलग है। तो कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा इनमें से कॉलेजेस कवर हो सकते हैं? अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस टेक द कैट, तो you should focus on giving the CAT exam. मतलब टेकिंग द कैट विल सफाइस टू Yeah, I गेट would इनटू say more than 90% of these top 125 would accept CAT. ओनली कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं हाँ, जिनके खुद के हाँ, एग्जाम होते हैं। अगर मैं कैट के स्कोर्स की बात करूं सर, तो मुझे बताइए कि टॉप 10 कॉलेजेस में जाने के लिए मेरा कैट स्कोर कितना होना चाहिए? 95 परसेंटाइल से ऊपर। 95%। और आईएम्स के लिए? वही टॉप 10 में ज्यादातर आपको IIM दिखेंगे, तो उसमें आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए टॉप IIMs ABC में जाने के लिए। ठीक है, तो अगर मेरा स्कोर 95 परसेंटाइल से ऊपर है तो मैं आईएम्स के लिए एम कर और सकता वो हूँ। भी मैं फिर से कहूंगा टॉप IIMs जो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, जो एकदम टॉप पर हैं Sure. इनके लिए। अब IIMs भी काफी हो गए अब हैं काफी जिनके हो गए अलग अलग परसेंटाइल हैं। उसके बाद सर अगर मैं 90 टू 95 परसेंटाइल के बीच में हूं तो मेरे लिए कौन से कॉलेजेस ओपन होते हैं? तो भी आप फिर नंबर नंबर 10, मतलब कितने रैंकिंग तक में जा सकता आप हूं? नंबर 10 1 से 20 देखिए या 10 से 20 देखिए तो आपको टॉप 20 होगा। फिर आपका अगर 70 टू 90 परसेंटाइल आया है तो आप अगर टॉप, 80 टू 90 रो मतलब छोटा रेंज करूं तो कितना रहेगा? तो वही आप टॉप 40-50 कॉलेजेस। ओके, तो मतलब 80 के ऊपर टॉप 50 कॉलेज हमारे को पिकअप। तो अगर मेरा स्कोर 82 है तो आई विल बी इन टॉप 50 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। ओके, अब सर और नीचे चलते हैं 120, तो 125th लेवल किस पे खत्म होता होगा? मेरे ख्याल से 60 के ऊपर खत्म होता होगा अप्रोक्सीमेटली। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर थिंग्स, आपका बाकी एकेडमिक श्योर, परफॉर्मेंस कैसा था, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करें, बट बट आपको कॉल अप्रोक्सीमेटली आ जाए 60। जीडीपीआई जिसे हाँ कहते हैं हम हाँ ग्रुप डिस्कशन हाँ, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तो तो 60 परसेंटाइल से ऊपर है। हाँ, जैसे आप लोग सर जयपुरिया में कितना मिनिमम स्कोर देखते हैं? एवरेज स्कोर जो हमारा जयपुरिया में होता है वो अराउंड 75 होता है। 75 होता है, तो इन दैट केस थोड़ा ज्यादा स्कोर चाहिए आपको। व्हेन यू से 75 परसेंटाइल, यानी कि अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो सिर्फ 25 टॉप लोगों में ही जब आप आओगे तभी आपको कॉल आएगा, राइट? तो बाकी बचे हुए 75 को नहीं आएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं 125 कॉल नंबर जो रैंक है उस पर 60% है, तो यानी 60% जनता जो है 125 कॉलेज से नीचे रहने वाली है। तो मतलब अगर आपको लाइफ में अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपका कैट का स्कोर 60 परसेंटाइल से ऊपर होना ही चाहिए, नहीं तो आप अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। मैं बस थोड़ा सा ये सोचने, एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश कर रहा था। तो सर ये बहुत अच्छा फ्रेमवर्क आपने बता दिया कि मेरे को टॉप 125 पे रिस्ट्रिक्ट करना है 60 पर। अगर मेरे से 60 परसेंटाइल से नीचे तो मैं नीचे चला गया, तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या रेकमेंड करेंगे? वुड यू रेकमेंड हिम टू टेक द एग्जाम अगेन, और या फिर आप रेकमेंड करेंगे भाई तू जो कॉलेज मिल रहा है कर ले एक बार? आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, मैट का एग्जाम होता है, सी मैट का होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, तो ये एग्जाम्स भी आप ले सकते हो। इसमें आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है बेटर हो, ताकि आपका ईयर ना ड्रॉप हो। ओके, गॉट इट। सर हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे अभी हम टॉप कॉलेजेस की भी बात करें तो हर जन अलग तरीके से मार्केटिंग करता है। अब स्टूडेंट तो ऑब्वियसली मार्केटिंग देखेगा तो कुछ ना कुछ उसके रिएक्शंस होंगे। तो अगर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे अब समझ आ गया कि मेरे को कौन से रेंज में देखना है, तो अब मैंने समझो 8-10 कॉलेजेस फाइनल कर लिए कि मेरे ये रेंज में आ रहे हैं, मेरी अकेडमिक क्वालिफिकेशन आ रहे हैं, तो व्हाट शुड बी दैट 1 और 2 स्ट्रिक्ट नो नोज जिसके बेसिस पे मैं कॉलेज को रिजेक्ट करना चालू करूं? क्योंकि अभी 10-15 में से मुझे रिजेक्ट भी करने हैं। और मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है 100% प्लेसमेंट। क्योंकि मेरे को लगता है ना, कॉलेज डिग्री या एजुकेशन इट्स लाइक अ मैरिज, दो लोग को साथ में काम करना पड़ेगा। या इट्स लाइक अ जिम मेंबरशिप, अगर जिम मेंबरशिप लेने से तो आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, आपको जिम जाके मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉलेज इज अ प्लेटफॉर्म, any top college will try to provide you the best of everything, right? In terms of the teachers, mentoring, technology, etc. पर अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और 98-99% बच्चे मेहनत करते हैं जयपुरिया में या कोई और टॉप कॉलेज में, तो 98-99% प्लेसमेंट लगती है। मुझे उन कॉलेजेस से बहुत डर लगता है जो बोलते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी, क्योंकि अगर आप कुछ मेहनत करोगे ही नहीं, आप बच्चे को पहले ही बोल दोगे कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट एटीट्यूड फॉर गेटिंग इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। That's तो very मैं nice. 100% प्लेसमेंट गारंटी से मैं डरता तो हूँ। जहां आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी देखे उस कॉलेज को आप स्ट्राइक आउट। बट सर वैसे 100% प्लेसमेंट गारंटी हो पाती है कि नहीं हो पाती? आप इतने टाइम से कॉलेज चला रहे हैं, जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं? देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि
95% से ऊपर 97, 98, 99% बच्चे इन एनी गिवन ईयर गेट प्लेस्ड। अब जैसे आप एक्सट्रीम एग्जांपल ले लो कोविड का, 2020 का, 21 का, तभी भी 95-96% बच्चे प्लेस हुए। थोड़ा लंबा टाइम लगा उनको, ज़्यादा उस समय कंपनीज अनसर्टन थी, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा उनको प्लेस होने में, बट दे गॉट प्लेस्ड विद इन 3 months ऑफ ग्रेजुएशन। ओके जो आप यूएस वगैरह में स्टार्ट्स देखते हो, वो बताता है प्लेसमेंट विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएशन। इंडिया में या जयपुरिया में हमारा टारगेट होता है कि जब तक ग्रेजुएशन हो उसके पहले ही प्लेस हो जाए बच्चा, या विद इन 1 month और 2 months ऑफ ग्रेजुएशन प्लेस हो जाए। तो आई वुड से इन टॉप कॉलेजेस आई सी दैट 97-98% स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड। और जब आप 97-98% की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्लेसमेंट में। कुछ लोग होंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते होंगे या फैमिली बिजनेस होगा। एब्सोल्युटली। एक और चीज जो मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा है, कि आप प्लेसमेंट पॉलिसी समझें जिस भी आप कॉलेज को चूज करें। कई कॉलेजेस में बच्चे डीबार हो जाते हैं आफ्टर एक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो जयपुरिया में हम कोशिश करते हैं कि एज लॉन्ग एज स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिव, एज लॉन्ग एज दे आर trying their best, they are attending their classes, that we don't debar people. So we want to have a very student first policy towards placement. So ask colleges these kind of statements ki what is your placement policy, because colleges also have an incentive to show higher placements, जी to तो वो show नंबर ऑफ that the स्टूडेंट्स को ही student कम is कर देंगे। not the student is not interested. But you should make sure that if you are interested, if you are participative, college should allow you till the last day, till the time you get a job. That should समझ be a गया, focus ये बहुत area. अच्छी बात की आपने कि डिनोमिनेटर ही कम कर दो, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठ सकते हैं उनको डिबार कर दो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका कॉलेज ऐसा ना कर रहा हो। परफेक्ट परफेक्ट। तो एक अच्छा हमारे को नो मिल गया कि हमारे को कौन से कॉलेज को नहीं चूज करना चाहिए। सर रैंकिंग्स जैसे आपने बताया NIRF है, बट देयर आर सो मेनी बिग इंस्टीट्यूट्स व्हिच डू रैंकिंग्स, खासकर कुछ न्यूज़पेपर्स हैं या फिर कुछ मैगजीन्स हैं जो रैंक्स लेके आती हैं, और हर साल वो रैंक्स लेके आती हैं, और कहीं ना कोई जुमलाबाजी चलती है कि आई एम, क्या कहते हैं, मेरा ये रैंक है, मेरा आई एम इन टॉप 20, आई एम इन टॉप 30। तो क्या ये रैंकिंग्स रिग्ड है, और व्हाट शुड बी लुक्ड आउट फॉर ड्यूरिंग दीज रैंकिंग्स? आई थिंक ओवर द लास्ट 10 years और सो, मेरे ख्याल से 10 साल से NRF रैंकिंग चल रही है। दे हैव established themselves as the predominant ranking, because जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका पास गवर्नमेंट का सील है, तो जो दूसरे इंस्टीट्यूशन उनको झूठ बोलने में डरते हैं। अदर प्राइवेट पब्लिशर्स, आई डोंट नो देयर मोटिव्स, बट दे डोंट हैव एनी एबिलिटी टू चेक कि ये इंस्टीट्यूशन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। गवर्नमेंट के पास वो एबिलिटी है, बिकॉज दे गेट डेटा फ्रॉम UGC, AICTE, कि आपके पास एक्चुअली क्या है। जो आप रैंकिंग में बोल रहे हो, जब हम चेक करने आते हैं अप्रूवल के समय या एक्रेडिटेशन के समय, तो ये डेटा सही है या गलत। तो इसलिए ये रैंकिंग ज़्यादा प्रिडोमिनेंट हो गई है। मैं कहूँगा आप इस रैंकिंग पे फोकस करें, क्योंकि दे हैव अ वे ऑफ वैलिडेटिंग द डेटा। सेकेंडली, लॉट ऑफ कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली ट्राई टू कट द रैंकिंग्स, कि मैं प्राइवेट में बेस्ट हूँ, या मैं इस स्टेट में बेस्ट हूँ, या मैं रैंकिंग के इस पैरामीटर में बेस्ट हूँ। तो दिस इज marketing which is not, I would say, student friendly or student first. It misrepresents the facts. So always look at the entirety of the ranking, not a cut. चाहे वो रीजनल कट हो, चाहे वो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कट हो, चाहे वो कोई रैंकिंग के एक पैरामीटर का कट हो। लुक एट द कॉलेज होलिस्टिकली। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में जो है प्राइवेट में 1000 स्टूडेंट से ऊपर सबसे बड़ा कॉलेज हूँ, हाँ, या मैं रैंकिंग में इस पैरामीटर में बेस्ट हूँ। और पैरामीटर तो, रैंकिंग तो एक कॉम्पोजिट फ्रेमवर्क है, तो आपको पूरा देखना चाहिए। मतलब कई बार मार्केटिंग में कई कॉलेजेस उसको काट पीट के जो डेटा सूट कर रहा है वो दिखाते हैं। तो जहां पे भी आपको कटा हुआ पिटा हुआ डेटा दिखे, या आपको स्टार दिखे, तो स्टार में जरूर जाके पढ़िएगा कि वो स्टार क्या कहता है। परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली अराउंड द रैंकिंग्स एंड अराउंड प्लेसमेंट्स इज द बिगेस्ट घपलेबाजी, इफ आई कैन से, कि करने की कोशिश की जाती है, जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। सर ये प्लेसमेंट फिगर्स आपने जैसे बताया कि 97, 95, 90, ये वैलिडेट कैसे करा जाए? ये जब आप जैसे आप NRF में भी जाओगे टॉप 100 कॉलेजेस के लिए, तो आप उनका डेटा खोल के देख सकते हो, और ये पब्लिक है। कोई इंस्टीट्यूशन को पब्लिकली जो वो रैंकिंग के लिए डेटा देता है, वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे डालती है। तो उसमें आप देख सकते हो कितने बच्चे प्लेस हुए, कितने अनप्लेस थे, क्या मीडियन सैलरी थी। ये सारा डेटा टॉप 100 कॉलेजेस के लिए अवेलेबल है। सर ये सब तो हमने कहा कि क्या चीज देखनी चाहिए, पर कुछ लोग क्या चीज मिस आउट कर जाते हैं कॉलेज इवेलुएट करने से पहले? I think people miss out the total ROI of a college. Many times people choose a college that is less expensive, thinking कि मैंने 3 लाख में किया, मेरे को 3 लाख की नौकरी मिल गई, 1:1 ROI है। पर ये जो ROI, अगर आपने 3 लाख की जगह 12 लाख रुपए खर्च किया,
और लेट से आपको 12 लाख के कॉलेज में 10 लाख की नौकरी लगी, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट ईयर या उसका तो 1:1 रिटर्न था, इसका 0.8 रिटर्न है। पर जो ट्रेजेक्ट्री आपकी जिंदगी की रहेगी बाय स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा मनी, वो फाइनेंशियल टर्म्स में, क्योंकि आपको जैसे हमने पहले बात की, आ, हर साल वो सैलरी बढ़ेगी भी, जितने आप हायर ट्रेजेक्ट्री पे चालू करो उसका ग्रोथ रेट भी हायर है, उसका सोशल स्टेटस सब चीज़ हायर है। तो लोग कई बार बहुत शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड डिसीजन ले लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ऑप्टिमाइज करूं फर्स्ट ईयर सैलरी टू कॉस्ट, but that's not the way to look at it. You should look at the long term ROI. Even if you have to spend a little bit of extra money, you will get the financial ROI. मैं नहीं कह रहा आप फाइनेंशियल ROI मत देखो, आप फाइनेंशियल ROI जरूर देखो, पर आप एक साल का मत देखो। आप देखो कि आप किस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हो, किस तरीके का आप में पोटेंशियल है, और उसको होलिस्टिकली देखिए। इसके अलावा जो चीज लोग मिस आउट कर देते हैं, एक स्टडी थी जो यूके में हुई थी, बट आई थिंक इंडिया के लिए भी ट्रू होगा, कि लोगों से पूछा गया कि आपका लाइफ का बेस्ट समय क्या था। 65% लोगों ने बोला कॉलेज मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम था। तो 2 साल आपको जीना है उस कैंपस पे, राइट? और जो आप एकेडमिकली सीखोगे उसके अलावा आप रिलेशनशिप्स फॉर्म करोगे, आप नेटवर्क फॉर्म करोगे, आप अपने आप की पर्सनालिटी बनाओगे उन 2 साल कॉलेज में। मैनी टाइम्स पीपल मिस आउट कि जो कॉलेज है वो मेरे को किस टाइप की स्टूडेंट एक्टिविटीज़ दे रहा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ट्रैवल करने का, पार्टिसिपेट करने का, compete करने का, अपनी दूसरी स्किल्स बढ़ाने का। I think this is a very important part of going to college, because college is academics, yes, college is placement, yes, and these are the most important things. But you are going to live 24/7 on campus probably for those 2 years. What kind of other experiences will you have? आप उसको कितना एंजॉय करोगे और उससे अपनी कितनी पर्सनालिटी फॉर्म करोगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉलेज जाने का, जो बच्चे अधिकतर इस फाइनेंशियल गेम में भूल जाते हैं। तो ह्यूमन साइड भी हमारे को चेक करना चाहिए जब हम कॉलेज में जा रहे हैं कि कैंपस किस तरीके का होगा, किस तरीके से वहां पे रहन सहन होगा, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है मेरे साथ। सर अगला जो मेरा क्वेश्चन इसी से लीडिंग है वो ये है कि आजकल हमें सबको फॉरेन का बड़ा वो शौक रहता है, तो काफी कॉलेजेस अपने आप को ब्रांड करते हैं कि मेरा इस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, यूएस में इस यूनिवर्सिटी के साथ है। तो इज दैट ऑल्सो अ फैक्टर टू लुक फॉरवर्ड टू विद यूनिवर्सिटीज एंड डज इट एक्चुअली बेनिफिट द स्टूडेंट? देखिए, यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ कि वो टाई अप से आपको क्या मिल रहा है, राइट? हो सकता है आपको स्टूडेंट एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, तो आपको डेफिनेटली अगर आपको करना है आपको ये देखना चाहिए, एंड मेनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस वुड बी हैविंग सच टाई अप्स। बट डोंट गो फॉर अ टाई अप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। जैसे हमने शुरू में बात की, डिग्री फॉर द सेक ऑफ द डिग्री के लिए मत जाइए, इसी तरीके से टाई अप फॉर द सेक ऑफ द टाई अप के लिए मत जाइए। इफ यू लुक एट studying in India, doing a job in India, I think the Indian context that top colleges can give you is very good. You should get international exposure because it adds another facet to your life. But when you are looking at a college tie-up कि हमारा XYZ कॉलेज से टाई अप है, तो लुक एट कि वो टाई अप क्या प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। सो ये एक चीज है कि अगर वो टाई अप से कोई बेनिफिट है तो परफेक्ट है। सर आजकल एक और तरह के कोर्सेज चले, जैसे आप 2 इयर्स बता रहे हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस एंड स्पेशली जैसे वन ऑफ द प्रीमियर मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वो भी 1 ईयर प्रोग्राम्स चलाता है। तो अगर मुझे 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम के बीच में सेलेक्ट करना है तो हाउ डू आई डू दैट? देखिए, 1 ईयर प्रोग्राम्स इंडिया में बहुत कम है, मोस्टली दे आर फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स। और इंडिया में अगर हम देखें तो मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स दैट डू अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डू इट either with very low experience, 1 to 2 years experience, or without any experience. So if you have 3 to 5 years or more than that experience, then you can consider a 1 year program. But if you have less than 3 years experience, you should 100% consider a 2 year program. सर अब आई थिंक हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा कवर कर दिया कि बेसिकली कॉलेज में आने से पहले उसको क्या क्या चीजें देखनी है। पर अब कॉलेज में वो आ गया, यहाँ पेडागॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है, पढ़ाया क्या जा रहा है, पढ़ाया कैसे जा रहा है। तो पढ़ाया क्या जा रहा है में आज भी 1980 के केस स्टडीज चल रही हैं कि भाई उन्होंने एप्पल बनाया था, स्टीव जॉब्स ने सिस्को बना था। अभी भी वो थियरीज बात हो रही है, पोर्टर्स 5 फोर्स की बातें हो रही हैं, और आज जमाना न्यूरो साइंस और एआई का आ चुका है। तो डू यू थिंक देयर इज अ मिसमैच और डू यू थिंक दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स? सी देयर आर सम बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, तो अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, तो ये टाइम के साथ नहीं बदलता। ओके, बट इसको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा है? क्या आज के बिजनेसेस के एग्जांपल्स लिए जा रहे हैं? क्या आज के बिजनेसेस पे केस स्टडीज बिल्ड करी जा रही हैं? जैसे पुराने ज़माने में आपको बस दिखता था कि बड़े स्टैंडर्ड रिटर्न्स होते थे, कि पहले आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल से आपको रिटर्न आने लग गया। अब आज के दिन people are giving value to companies that are loss making, so the context is changing. So MBA colleges education needs to adapt to a changing context.
and more importantly also change the pedagogy and the assessment. हम्म Pedagogy needs to be much more participative in the classroom, and assessment also needs to include some parts of AI, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमने कैसे AI को include किया है. Because in the real world when you go out, in most circumstances you will have access to AI, right? राइट तो how do you incorporate AI without losing the rigor of education? मतलब आप सीखने का रिगर कम नहीं करना, बट आपको कहाँ AI यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना, ये आपको सीखना भी और इसको बार बार प्रैक्टिस भी करना है. राइट तो राइट ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को करना चाहिए और हम ये जयपुरिया में कर रहे हैं. सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक सेम रहेंगे, मतलब थीसिस थियरीज जैसे आपने एनपीवी का एग्जांपल लिया, उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, उसको इवैल्यूएट करने का तरीका और एप्लीकेशन का तरीका अलग हो चुका है. एब्सोल्युटली. परफेक्ट. तो सर अब एक चीज और है, कहा जाता है कि एमबीए जो है ना वो एक एम्प्लॉय बनाने की फैक्ट्री है. लीडरशिप का लेसन तो है अंदर, सिखाया बताया भी जाता है, पर मोस्ट ऑफ द एमबीए जो है वो जॉब कर रहे हैं. तो एमबीए को एंटरप्रेन्योरशिप से आज भी जोड़ा नहीं जा रहा है कि भाई एमबीए करके लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे. तो डू यू थिंक दिस मिथ इज करेक्ट और इज इट जस्ट डेटा गेम? आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी, राइट. सो फर्स्टली कि हम ये मेजरमेंट कहाँ पे कर रहे हैं. यूजुअली हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट कि कितने लोग एंटरप्रेन्योर बने और कितने लोग ने जॉब पाई. तो I don't think this is the right place to do the measurement. If you look at many of the successful entrepreneurial stories, जैसे आप दीपिंदर गोयल को देखें, जिन्होंने Zomato फाउंड किया, तो उन्होंने 3 साल बेन में जॉब करी, 3 साल या I don't know the exact number of years. After that he became an entrepreneur. जी. So many of our students I also see, like one of our students was recently on Shark Tank, and he got funding. So it's not only the time of at the time of passing the college, but for many students, for the vast majority of entrepreneurs, they become entrepreneurs after working for 3 to 5 years in industry. और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो entrepreneur है और जो एक business leader जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उनके बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है. जैसे आप बड़ी कंपनी में देखेंगे तो आपको स्टॉक ऑप्शन भी मिलेंगे, तो आप पार्ट ओनर भी बन जाएंगे कंपनी का, आप बड़ी टीम्स भी लीड कर रहे होगे, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर रहे होगे. आज के दिन कोई भी बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनर डिसीजन ले रहा है. अगर आप 50 लोग की टीम लीड कर रहे हो या 500 लोग की या 5000 लोग की, तो आप एंटरप्रेन्योर से कम नहीं हो. तो मेरे को लगता है जो ये एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय का जो एक ये बैरियर है, ये भी धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है. और अगर आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच सको, तो देन ऑल्सो आपको जो स्किल्स एज एन एंटरप्रेन्योर चाहिए थे या जो आपको रिवॉर्ड्स एज एन एंटरप्रेन्योर मिलते थे, वो आपको बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेस पाके भी मिल रहे हैं. तो 2 पॉइंट है मेरे. नंबर 1 कि आप एंटरप्रेन्योर्स कितने बने, इसको ग्रेजुएशन टाइम पे ना जज करें, 5 साल या 10 साल बाद जज करें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना एक लेटर पाथ है. और सेकेंडली जो एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट सक्सेस के जो 2 रास्ते हैं, ये मर्ज करते जा रहे हैं. सो इसको एक जनरली टर्म दिया जाता है इंट्राप्रेन्योर, कि Absolutely. एक व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर तो नहीं है पर काम मालिक की तरह करता है Absolutely. और उसको रिवॉर्ड भी मतलब में भी काफी मालिकाना हक मिल जाता है. एंड वी हैव सीन all these startups have given amazing ESOPs and RSUs to their founding members and senior leaders. 100%. सर हमने अभी आपसे समझा कि एक स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए जब वो एमबीए कॉलेज चुनता है, उसके बाद हमने एक पेडागॉजी और लीडरशिप के बारे में समझा. अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जो असली क्वेश्चन होता है. मेरे को लगता है आपके पास भी कोई काउंसलर के पास आता होगा आपकी टीम में, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई कितने की तनख्वाह लगेगी. एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मार्केटिंग ऑल्सो, कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट 20 लाख एवरेज पैकेज, दिस हाईएस्ट पैकेज ऑफ 1 करोड़, ये सब चल रहा होता है. तो अब सर आते हैं कि आप जैसे कॉलेजेस जो हैं वो कैसे कंपनीज को रीच आउट करते हैं, कि आप उनको कैंपस पे इनवाइट करते हैं, किस तरीके की कंपनीज को बुलाना है, ये कोई स्ट्रैटेजी होती है या रैंडमनेस होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को बुला लो, बस भर के भेज दो सबको, या इज देयर सम थॉट बिहाइंड इट कि किस तरह की कंपनीज आनी चाहिए, किस तरह की पोजीशंस देनी चाहिए, किस तरह का पैकेजेस देना चाहिए. तो इज इट अ डिजाइन और इज इट जस्ट रैंडम? देखिए, इसके 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. जैसे कि आज के दिन वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एमबीए प्रोवाइडर्स इन इंडिया. ऑलमोस्ट 1300 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट एवरी ईयर फ्रॉम जयपुरिया. तो हमारा अलुमनाई बेस एक ही कैंपस में या 4 कैंपस है हमारे, ओके? नोएडा, लखनऊ, जयपुर और इंदौर में. हम्म बट जो हमारा प्लेसमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड है. तो जब कंपनी आती है तो दे आर लुकिंग एट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 4 कैंपसेस. So number 1, we have a big pool to provide them. So if you look at the top recruiters, whether they are top Indian companies or top international companies, they are coming to us. इसके अलावा हमारा अलमनाई काफ़ी सारी कंपनीज में है, तो हम उनके थ्रू रीच आउट करते हैं. हम उनसे ये भी समझते हैं कि आप खुश हो कंपनी में, आपका क्या ग्रोथ हो रहा है. सो वी रीच आउट देयर. Then of course we also realize that a lot of new companies are coming up. So we have a team specifically looking up कि
maybe some company was not recruiting from B schools 1 year 2 years ago, it has suddenly become किसी successful को फंडिंग मिल गई है, because किसी का किसी आईपीओ को आ गया फंडिंग है। मिल गया, IPO आ गया, etc. तो we are looking at those companies. हम्म, So I would say one, new companies, second, alumni, and thirdly, a lot of companies approach us because of the sheer size of the opportunity that we provide them, giving 1,300 students across our campuses. And I think students also get a better opportunity because of the size and scale, and because we have this integrated concept of One Jaipuria, हम्म। which means that, you know, students across campuses get the same opportunity. तो सर अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारी कंपनीज आप नई पुरानी आती हैं, तो कितनी कंपनीज वापस बार बार आती हैं, किस तरह के रोल्स दे रही हैं, और क्या आप कोई बहुत पॉजिटिव ट्रेंड और बहुत नेगेटिव ट्रेंड क्या देख रहे हैं कंपनी के हायरिंग्स में आजकल? देखिए, ज़्यादातर कंपनी हर साल आती है। हम्म, ये हो सकता है कि एक साल जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तब उन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स लिए, एक साल जब बिजनेस थोड़ा स्लोअर है तो उन्होंने कम स्टूडेंट्स लिए। बट जो हमारे रेगुलर रिक्रूटर्स हैं, मोस्टली वो साल पर साल आते हैं। हम्म, आ, एक चीज़ जो मतलब मेरे को लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप बोल रहे हैं एक चीज़ अच्छा क्या है, जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा डेंजरस है, हम देखते हैं कि सेम रोल्स के लिए जो सैलरीज हैं वो स्लोली बढ़ रही हैं पिछले 1-2 साल में। उसका ये भी रीज़न है कि इन्फ्लेशन काफ़ी लो रहा है हमारी इकोनॉमी में। अभी भी हम देखें तो इन्फ्लेशन सब 1% है। शायद मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कब इन्फ्लेशन इतना लो रहा है इंडिया में जो आज के दिन है। तो ऑब्वियसली हमारे इंडियन साइकी में है कि 5-10% सैलरी ग्रोथ या 8 से 10% सैलरी ग्रोथ तो होनी चाहिए। वो पिछले 1-2 साल से नहीं हो रही बिकॉज ऑफ लो इन्फ्लेशन। बट आई थिंक ये बिजनेस साइकिल का पार्ट है। और अगेन, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, जो इस समय पे इन्वेस्टमेंट करेगा अपने आप में अगले 2 साल में, जब ये थोड़े ग्लोबल हेडविंड स्लो होंगे, इम्प्रूव होंगे और ग्लोबल टेलविंड्स होंगे इंडिया की तरफ, तो डेफिनेटली सैलरी ग्रोथ भी वापस आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट कंपनीज आर कमिंग ईयर ऑन ईयर, दे डोंट वांट टू ब्रेक द रिलेशनशिप, और वो साल पर साल आ रहे हैं, और हम नई कंपनीज भी लेके आ रहे हैं ताकि हमारे पैकेजेस बढ़ते रहें। तो सर आपके मेजर रिक्रूटर्स कौन से इंडस्ट्री से, टॉप 5 रिक्रूटर्स कहाँ से हैं? देखिए, एक तो बैंक्स बड़े रिक्रूटर्स हैं, जैसे आप इंडिया में कोई भी बैंक, टॉप प्राइवेट बैंक्स ले लीजिए, दे आर बिग रिक्रूटर्स। उसके बाद ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनीज, बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज आर रिक्रूटर्स, और द टॉप फाइनेंशियल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड आर रिक्रूटर्स, एंड देन FMCG इज अ बिग रिक्रूटमेंट स्पेस। सो आई वुड से दीज आर द मेजर एरियाज इन व्हिच वी आर रिक्रूटिंग। और सर डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल आपके यहाँ से कैसे आप देखते हैं कि किस तरीके से प्लेसमेंट्स लगती हैं? ग्लोबल प्लेसमेंट्स होती हैं या मेजरली डोमेस्टिक ही होती हैं? मेजरली द लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल आर वर्किंग इन इंडिया। ऑफ कोर्स वो ऐसी MNCs में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट जो majority प्लेसमेंट है वो इंडिया में है। आई वुड से लेस देन 5% इज अब्रॉड। ओके, लेस देन 5% इज अब्रॉड। सर जब आपके यहाँ एम्प्लॉयर आता है और आपके यहाँ 1300 का पूल है, तो वो बेसिकली क्या चेक करता है ग्रेजुएट में कि उसको क्या मेजर की स्किल्स चाहिए? उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए, बिजनेस लॉजिक चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, क्या मेजर चीजें वो दिख रहा है? देखिए, सबसे पहला तो हाइजीन फैक्टर है एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है, फिर कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। बट जो फाइनली क्रैक करते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यू, दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कम्युनिकेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, योर कॉन्फिडेंस इज अनदर पार्ट ऑफ इट। बट मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ एक्स फैक्टर देखते हैं कि कहीं पे आपने मेहनत करी जहाँ पे नेसेसिटेड नहीं था। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई इंटर्नशिप की, आपने कोई स्टूडेंट लीडरशिप पोजीशन कर ली जिसमें आप सक्सीड कर पाए। तो हम इनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसा करें, दे शुड टेक सम इनिशिएटिव। जो चीज़ कंपल्सरी नहीं है वो करके दिखाएं। इसके अलावा हमारा प्लेसमेंट ट्रेनिंग पे बहुत फोकस है। इसमें हम AI भी यूज़ कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड जर्नीज देने को स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट्स आज के दिन प्रैक्टिस कर सकता है जयपुरिया में कि मैं अपनी स्टोरी कैसे बताऊं, और अब उसको रेट किया जाएगा AI के थ्रू कि वो उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका लॉजिक उसकी स्टोरी में कैसा है। हमारे पास एक अपना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हर कंपनी के इंटरव्यूज वो सिमुलेटेडली बार बार दे सकता है, और उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकता है। उसका ग्रेडलेस नाम है, ताकि वो अपनी स्टोरी बेस्ट तरीके से बता पाए, ताकि उसका सिलेक्शन का जो चांस है वो मैक्सिमाइज बढ़ जाए। जो जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ जिनको सबसे बड़ा पैकेज लगता है कि हाईएस्ट पैकेज वाले 2-3 जो बच्चे होंगे, उनमें आपने क्या की ट्रेट्स देखे जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या लोग देख रहे हैं वो फॉलो कर सके? देखिए, दे आर एकेडमिकली वेरी गुड। ओके। मे बी वो सबसे नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, बट वो टॉप 10% में तो डेफिनेटली है ओके। एकेडमिकली। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम किए। उन्होंने स्टूडेंट लीडरशिप किया है, उन्होंने
मतलब जैसे कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं, कोई वाइस फेस्ट प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइज रहे किया है। हैं, कमिटीज पे रहे हैं, हम्म, उन्होंने बाहर जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, और इन सब चीज़ों से उनके पास एक स्टोरी हो जाती है बताने को कि हम्म, रिक्रूटर को। आज के दिन आप कंपनी में भी क्या चाहते हो, आप ऐसा जन चाहते हो जिसको जो काम बताया गया उससे आगे वो सोचे, हम्म, ओनरशिप ले। हम्म, तो लोगों जिन्होंने अपनी लाइफ की ओनरशिप ली है और सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स नहीं मीट किए बल्कि हम्म। कुछ अलग किया है, So that is the kind of that is people. the kind of people that companies are looking for. हम्म, And इसके साथ साथ communication of course is very important. हम्म, You have to be very well prepared. हम्म। क्योंकि हो सकता है आपने सब कुछ किया है पर पर आपने वो आपने कहा वो नहीं 20 था। मिनट की इंटरव्यू में आप बता नहीं पाए, आप भूल गए, यू कांट लीव दैट टू चांस। तो इसलिए हम बहुत प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को थ्रू टीचर इंटरव्यूज, फैकल्टी इंटरव्यूज, बट ऑल्सो थ्रू एआई, कि वो अपनी स्टोरी बेस्ट तरीके से बता सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना खुद की मार्केटिंग कर सको। हाँ, और इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी लेफ्ट टू चांस, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट। सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मल्टीपल जॉब ऑफर्स लगते हैं, तो इन दैट केस क्या ट्रेट होता है उनमें कि उनको यार ये कंपनी भी पसंद कर रही है, ये कंपनी भी पसंद कर रही है, 3-4 जॉब ऑफर्स है उनके पास, इज इट द सिमिलर ट्रेट और इज देयर समथिंग एल्स टू देम? नहीं, आई थिंक इट्स परसिवियरेंस, कि कई बार लोग एक कंपनी लग गई अब रिलैक्स हो गए। जयपुरिया में भी जैसे हम एक ड्रीम कंपनी क्लॉज लेते हैं, तो इवन इफ यू हैव गॉट अ कंपनी, फॉर यू कैन अप्लाई फॉर 2 more companies even after getting placement, that's your dream company. So we give that opportunity to students and many are taking advantage of it. So I think आज के दिन में this sort of perseverance, this action orientation, trying to get more is a trait that helps you succeed, also something जो companies देख रही हैं। सर क्या एक एमबीए स्टूडेंट को रिस्क टेकिंग सिखाती है या रिस्क अवॉइडेंस सिखाती है? जब मैं कॉलेज गया था, मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न बिजनेस स्कूल में गया था, तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो वर्ल्ड फेमस हैं, अश्वथ दामोदरन। सो ही गॉड ऑफ टॉट मी वैल्यूएशंस। अबाउट वैल्यूएशन। तो आई रिमेंबर जब हमारी फर्स्ट क्लास थी, उधर 500 लोग की क्लास होती थी, उनके में इतनी भीड़ होती थी फर्स्ट क्लास में, उन्होंने सबसे आके पूछा कि व्हाट इज रिस्क। तो सबने बोला, मैंने भी बोला, इट्स वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, या जो भी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, सबने अलग अलग रिस्क की डेफिनेशन। मतलब यहाँ मुझे वो सीन याद आ रहा है उसका, मशीन का डेफिनेशन बताओ 3 हाँ, इडियट्स में। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज रिस्क, तो फिर सबने आंसर दिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए। फिर उन्होंने अपना पावर पॉइंट स्लाइड पे 2 चाइनीज सिंबल लगाए, बोले अकॉर्डिंग टू मी चाइनीज हैव द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिस्क। 2 सिंबल हैं चाइनीज लैंग्वेज में, जैसे हर एक कैरेक्टर एक वर्ड होता है ऑलमोस्ट। हाँ। तो बोले रिस्क इज डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी। तो चाइनीज लैंग्वेज में रिस्क का लिखने का तरीका ही है डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी। तो जब हम एमबीए की बात करते हैं, तो जब हमें स्टूडेंट्स को रिस्क लेना सिखाना है डेफिनेटली, बट एमबीए में ऐसा फ्रेमवर्क देना है ताकि वो कोई डेंजर इग्नोर ना करें और ना कि कोई अपॉर्चुनिटी इग्नोर करें। सिमिलरली कोई डेंजर को वो ओवर एस्टिमेट ना करें ताकि बस वो घर पे बैठा रह जाए, कोई रिस्क ही ना ले पाए, और सिमिलरली कोई अपॉर्चुनिटी को वो ओवर एस्टिमेट ना करे कि पूरा घर बिना सोचे समझे पूरा दांव पे लगा दे। तो आई थिंक एमबीए एक फ्रेमवर्क देता है ताकि लोग डेंजर भी समझ सकें और अपॉर्चुनिटीज भी समझ सकें रिस्क को एवेल्युएट करने के लिए। तो आपने जिस पर्सपेक्टिव से पूछा है, शायद आपने एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। तो जैसे शार्क टैंक में भी हमारे एक अलमनाई हैं, मयंक सिसोदिया, ऑनेस्ट होम्स करके उन्होंने कंपनी बनाई है, उनको फंडिंग मिली, सो ही हैज टेकन दैट रिस्क। बट वी हैव टू ट्रेन स्टूडेंट्स कि वो कब रिस्क लें, किस टाइप के रिस्क लें, और ना तो वो डेंजर को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करें, ना अपॉर्चुनिटी को ओवर या अंडर एस्टिमेट करें। दैट्स ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग कि डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी, और दोनों चीज है, दोनों को चीज एक के बिना दूसरी नहीं मिल सकती। अब अगली डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, वो है एआई। डेंजर भी है बहुत सारे लोगों के लिए और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। पहले लोग बात करते थे कि लोगों के पास इंटेलिजेंस कोशेंट होना चाहिए, आईक्यू मेजर होता था। फिर एक टर्म आया बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई आईक्यू तो ठीक है पर आप ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हो, तो अगला टर्म है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। और तीसरा टर्म अब आ चुका है न्यू एज, वो है एआईक्यू, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोशेंट आपका कितना है। तो आप एज समबडी हु इज रनिंग सच एन इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा करिकुलम आप डिजाइन करते हैं, तो आप इन तीनों चीजों को आईक्यू, ईक्यू, एआईक्यू कैसे अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर रहे हैं? देखिए, तीनों बहुत ज़रूरी है। आईक्यू की मैं कम बात करूंगा क्योंकि इसके लिए काफ़ी करिकुलम ऑलरेडी बना हुआ है और सारे इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, बट एआईक्यू और ईक्यू की मैं थोड़ी बात करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, दो राय नहीं है।
और इसके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बदलना पड़ेगा अगर उन्हें अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से सर्व करना है और उन्हें आज के ज़माने में, मैं ये भी नहीं कहूँगा फ्यूचर स्किल्स, ये तो प्रेजेंट स्किल हो गई है, आज के ज़माने में सक्सीड करने के लिए काबिल बनाना है, तो एआई का इंटीग्रेशन फुल्ली होना चाहिए। जयपुरिया में 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम एआई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नंबर 1, एक कोर्स बनाया है हमने एआई पे जो सारे स्टूडेंट्स को मिलता है, नॉट ओनली कोई स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स को, चाहे वो एक कोर्स है जिसमें आप सीखते हो कि ये एआई क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, अलग अलग टूल्स क्या हैं, सबके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, प्रॉम्प्ट कैसे करना चाहिए, सिंगल शॉट प्रॉम्प्ट वर्सेस इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, ताकि आप एआई को अच्छे तरीके से यूज करो। और ये हम शुरुआत में ही कोर्स पढ़ा देते हैं ताकि पूरे 2 साल भी बच्चा एआई को बेटर और बेटर यूज करना सके। इसके अलावा हमारे को लगता है ये तो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, मतलब एक कोर्स ऐड हो गया। हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी किया एआई का, मतलब हर कोर्स में कम से कम एक असेसमेंट है जिसमें बच्चे को एआई यूज करना अलाउड है। मैंने कई कॉलेजेस में देखा है कि वो टीचर्स ये तरीका ढूंढते हैं कि हम एआई यूज कैसे पकड़ें, बच्चे को एआई यूज करना नहीं अलाउड होना चाहिए। पर हम जयपुरिया में कहते हैं एटलीस्ट इन 1 असेसमेंट, हर सब्जेक्ट के एक असेसमेंट में एआई अलाउड है। तो इसके लिए टीचर्स को मेहनत करनी पड़ी, हमें ट्रेनिंग्स करनी पड़ी कि आपको जो प्रोजेक्ट है या जो जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या जो आउटकम एक्सपेक्टेशन है वो अलग होना चाहिए, ताकि बच्चे को एआई यूज करके भी मेहनत करनी पड़े। एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेहनत, राइट, बट व्हेन यू डू एआई प्लस मेहनत, उसका then रिजल्ट you can get बढ़ाएगा। much better results and you need to get used to doing that। नहीं तो जब आप काम पे जाओगे तो आप या तो आपको एआई यूज करना आएगा ही नहीं, या आप एआई को ह्यूमन मेहनत का रिप्लेसमेंट समझोगे, बस एक प्रॉम्प्ट लिखोगे अपने बॉस को दे दोगे तो आप फंसोगे। तो अभी पीछे एक बहुत बड़ा किस्सा भी हुआ, हमारे नेबरिंग कंट्री के एक आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में, पूरा आर्टिकल छपा था और आर्टिकल के एंड में लिखा था शुड आई रीड्राफ्ट दिस और शुड आई ड्राफ्ट इट, जैसे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट देता है तो उन्होंने बिना सोचे समझे पूरा उठा के डाल दिया। मतलब चैट जीपीटी को यूज तो किया पर एकदम अंधा यूज कर लिया। मतलब कॉपिंग में जिस तरीके से कुछ लोग है ना, जिसका कॉपी कर रहे थे उसका नाम भी कॉपी कर देते तो उस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई है। सो दैट इज व्हाट यू आर मेंशनिंग। तो वी हैव टू पुट इनटू प्रैक्टिस। हाँ, ये तो बहुत सिंपल लेवल की मिस्टेक हो गई, पर इससे कॉम्प्लेक्स लेवल की भी लोग गलतियां कर सकते हैं कि मैंने बस एक प्रॉम्प्ट लिखा, जो जवाब आया वो कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने सोचा नहीं कि इस जवाब में क्या मिसिंग है, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। कई बार एआई हलुसिनेट करता है, कुछ फैक्ट्स अपने आप बना देता है, तो आपने सोर्स नहीं चेक किया, गलत असाइनमेंट के लिए गलत एआई टूल यूज कर लिया, किसी चीज के लिए ओपन एआई बेटर है, किसी चीज के लिए क्लॉड बेटर है, किसी चीज के लिए एक्स एआई बेटर है। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है और बार बार प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, मतलब हर कोर्स में एआई से के थ्रू एक असेसमेंट करते हैं, बच्चे को बार बार प्रैक्टिस हो जाती है, एआई यूज किया, कुछ सीखा, बेटर किया, ताकि जब वो रियल लाइफ में एआई यूज करेगा तब उसको आइडिया होगा कि वो बेस्ट तरीके से यूज करा। ही इज कंबाइनिंग the best of human intelligence and artificial intelligence, not replacing human intelligence with artificial intelligence। दोनों को combine करके जो हम produce कर सकते हैं, that is at a much higher level। Second ये हो गया। Third, हम AI को use कर रहे हैं personalized journeys देने के लिए। AI का सबसे बड़ा advantage ये है कि उसमें कोई resource constraint नहीं है। एक टीचर के पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो जब इंडिविजुअली वो टाइम तो देगा, स्टूडेंट को जरूर देगा, बट रात को 1 बजे तो नहीं दे सकता शायद, या रात को 1 बजे 4 बच्चों को नहीं दे सकता, तो यार 4 स्टूडेंट्स को नहीं दे सकता। एआई ये कर सकता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनी टाइम अवेलेबल हो सकता है। तो जैसे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो गया, आपका कल प्लेसमेंट इंटरव्यू है कोई कंपनी के साथ, तो आप एआई में डाल सकते हो कि मेरा सीवी कैसे इंप्रूव करूं, मैं अपने सीवी को डिफेंड कैसे करूं। तो इसके लिए हमने स्पेसिफिक टूल्स इन हाउस बनाए हैं, जो हम आज के दिन दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी हम सेल कर रहे हैं, बट ये इन हाउस टूल्स बनाए हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, हाउ टू मेक स्टूडेंट्स बेटर प्रिपेयर्ड फॉर देयर इंडिविजुअल लाइफ जर्नीज, टू क्रिएट देयर सीवीज, टू अंडरस्टैंड देयर स्टोरीज, टू आस्क देम कि ये आप बोलते रहे हो कि मैंने लीडरशिप किया है, पर आप सीवी में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या आप इंटरव्यू में ये आपका क्वेश्चन और बेटर हो सकता है इसका आंसर। तो ये हम इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज लर्निंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इन 3 तरीके से एआई को हमने कोर्स वर्क में इंट्रोड्यूस किया है। वर्टिकली एक कोर्स के थ्रू जो स्किल्स नॉलेज है, एक्सपीरियंशियली हॉरिजॉन्टली हर कोर्स में, और तीसरा पर्सनलाइज्ड जर्नीज देना। इसके अलावा आपने EQ की भी बात की। आई थिंक EQ एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफन अंडरवेटेड
सब्जेक्ट है। तो हमारे यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोर्स होता है जिसमें हम सिखाते हैं EQ इज ऑल्सो अ साइंस, इट्स नॉट समथिंग जो कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है, ये सीखा जा सकता है। स्टूडेंट लीडरशिप की हम बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 30% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी के स्टूडेंट लीडरशिप पोजीशंस में इन्वॉल्व हैं कैंपस में, चाहे वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो डिसिप्लिन कमिटीज पे हैं। तो दे गेट अ टेस्ट ऑफ बीइंग अ मैनेजर, नॉट ओनली अ स्टूडेंट। और इसके अलावा हमारा एक सोशल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है जो बच्चों के लिए कंपलसरी है। तो विंटर में, समर में तो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, पर विंटर में एक सोशल इंटर्नशिप है, तो उनको कोई NGO के लिए या रूरल एरिया में काम करना है। बिकॉज अगर उनको दुनिया में सक्सीड करना है तो उनको हर टाइप का इंडिया देखना है, सिर्फ एक AC क्लासरूम इंडिया सही कह रहे हैं। से पूरी लर्निंग नहीं हो सकती। तो आई वुड से AIQ and EQ are going to be as important as IQ in the coming world. And AI is not going to replace MBAs, but MBA colleges that are AI native will replace MBAs that don't have any exposure to AI. तो सर ये आपने बताया, इंपॉर्टेंस बता दी, बट क्या होता है कि कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री रिलेशनशिप, और जितना हम इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं कॉलेज उतना ही या इंस्टीट्यूट उतना ही इवॉल्व करता है, क्योंकि एक्चुअली बच्चों को तो लास्ट में वहीं भेजना है। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई डिस्कशन जो भी रिसेंटली किसी के साथ रहा हो जिससे आपको लगा हो कि अगले 5 साल में कुछ नई चीज शेप होने वाली है इंडस्ट्री में? देखिए, वर्ल्ड में पेस ऑफ चेंज बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ रेट फास्टर देन एवर बिफोर। जो हर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 2 3 4 5, अब आप AI की बात करें, इनके बीच में गैप घटता जा रहा है, विच मीन्स जो स्किल्स चाहिए इंडस्ट्री को वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो आज के दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं आपके पहले क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, इज लर्निंग टू लर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। क्या आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हो? क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप कोई नई चीज़ देखो और बोलो हाँ मैं इसको सीख सकता हूँ? आपके पास काफ़ी टूल्स हैं, AI एक टूल है, दूसरों के साथ काम करके दूसरों से सीखना एक टूल है। तो यू नीड, जैसे आपने बताया, IQ, AIQ, EQ, ऑल थ्री, बट यू नीड देम टू बी एबल टू लर्न अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मतलब द आप कह रहे हैं मोस्ट कि इंपॉर्टेंट अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड टू बी अडेप्टेबल। आई थिंक दे गो टुगेदर। परफेक्ट, परफेक्ट। सर, बहुत सारे लोग MBA इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अपने आप को रीस्किल करना चाहते हैं। 5 साल 10 साल उन्होंने कॉर्पोरेट में काम कर लिया है। खासकर अभी जो IT प्रोफेशनल्स हैं जो प्योरली IT स्किल्स पे डिपेंड करते थे, इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45 आर फीलिंग द पेन कि यार किसी भी दिन जॉब जा सकती है, हमारी तनख्वाह बढ़ चुकी है, वी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ यंगर गाय। तो उसको किस तरीके से MBA कॉलेजेस सिलेक्ट करने चाहिए? आपने क्या देखा है ट्रेंड अपने स्टूडेंट्स में इस तरह के लोगों आई का? थिंक ये आने वाला ट्रेंड डेफिनेटली रहेगा। पीपल विद मोर एक्सपीरियंस, 10 years प्लस एक्सपीरियंस, विल कम बैक टू डू फुल टाइम डिग्रीज। आई माई सेल्फ डिड अ शॉर्ट टाइम डिग्री, अभी मैं 2 महीने पहले ही स्टैनफोर्ड जाके 1 हफ्ता रह के आया हूँ। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ जाएं, आई वुड से अपने आप में, आपने रीस्किलिंग में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें। और कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको बेटर रिटर्न देगा देन इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। परफेक्ट, परफेक्ट। सर, MBA अगले 10 साल में किस तरीके से दिखेगा? रहेगा, नहीं रहेगा? उसका शेप फॉर्म क्या बदलेगा? और क्या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आपको प्रॉब्लम देती हैं इन सेटिंग अप समथिंग? कोई अगर आपको कुछ चीज चेंज करनी हो गवर्नमेंट कॉन्स्ट्रक्ट में कि भाई मेरे को ये चीज माइनस कर दो तो मैं खुला खेल सकता हूँ। आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज आया है पॉजिटिव एंड पे। गवर्नमेंट हैज़ बिकम मच मोर इनकरेजिंग। गवर्नमेंट भी देख रही है कि हमें जो नेशनल गोल्स हैं कि हमारे कितना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों बढ़ेंगे तभी हम नेशनल गोल्स मीट कर सकेंगे। तो आज के दिन गवर्नमेंट इज सीइंग प्राइवेट institutions much more as a partner than in previous years, and regulators are willing to listen as long as you are making an argument that is in favor of students, in favor of the nation building. Regulators आपकी सुनना चाहते हैं। तो I would say from that perspective it is very positive. जो ऐसा आपने बताया कि MBA कैसे बदलेगा 10 साल में, आई थिंक अभी काफ़ी कॉलेजेस और टॉप कॉलेजेस रेजिस्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उनको लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा करिकुलम ना चेंज हो या हमारा पेडागॉजी ना चेंज हो, हम अवॉइड कर लें, बच्चे इसको यूज़ करके इजी रूट ले रहे हैं। ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है, बार बार कैसे यूज़ करना है, ऑफ कोर्स विद द रिगर, विद ऑल्सो डेवलपिंग योर IQ, with also working with people, developing your EQ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें AI skills का इंटीग्रेशन will be very very important.
तो आई वुड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस एमबीए विल रिप्लेस एमबीए। तो एमबीए कहीं नहीं जाएगा, बट वो ऐसे एमबीए जो चेंज ही नहीं किए, जो चेंज से डर गए, वो रिप्लेस होंगे बाय अदर्स who are willing to change and be more adaptable in this world that is changing so fast. सर, जो एआई सिखाएगा उसको भी तो एआई आना चाहिए। तो आप ये चैलेंज देखते हैं कि जो फैकल्टी मेंबर्स बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें रेजिस्टेंस है या वो दे आर इजीली अडेप्टेबल? व्हाट आर यू फेसिंग एज अ मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रेनिंग योर ओन टीचर टीम या फिर फैकल्टी टीम्स? देखिए, वी थैंकफुली स्टार्टेड वेरी अर्ली। हमने 2 साल पहले हमारा जो हर साल का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें एआई को थीम रखा। तो ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी अडेप्टेबल इनहेरेंटली, बट जब चेंज होता है तो शुरुआत में Resistance डर लगता लगता है, चेंज से रेजिस्टेंस लगता है, बट जैसे ही आपको उस चेंज से थोड़ा भी सक्सेस दिखने लग जाता है, एवरी वांट्स टू जंप ऑन दैट चेंज। तो यस, कॉलेजेस टू कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन फैकल्टी ट्रेनिंग, डिस्कशन, डिबेट, take also listen to their issues that they are having, and invest resources both in terms of technology as well as having a AI team who understands the instructional design limitations of AI, how AI can be implemented, where it can be implemented, what are its limitations. When you give the faculty all the resources and the training, they will do it better than any one individual can think of, क्योंकि हमें इसको सब जगह परमिएट कराना है, इसलिए एक कंसेंसस बिल्ड करना उसके अराउंड बहुत जरूरी है। सर, आई वुड लाइक टू क्लोज विद वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू यू कि अगर पीएम मोदी जी आपको एक विश ग्रांट कर दें कि आप एजुकेशन पॉलिसी में एक कोई बड़ा चेंज बदलाव कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? आई थिंक एनईपी एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे पूरे नेशन का अटेंशन एजुकेशन पर आया है, और वी हैव गॉन फ्रॉम government targets to national targets. तो अब government has started seeing private education, private investment in education as a partner in nation building rather than the other. तो this is a huge attitudinal shift that has already come. मैं चाहूँगा कि ये continue करे। स्टूडेंट को लोन्स का एक्सेस स्टूडेंट लोन्स का एक्सेस और इजी हो, स्पेशली फॉर कोर्सेज जहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, स्टूडेंट पे बैक कर सकता है लोन। और तीसरा, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा ऑटोनमी मिले ताकि वो इनोवेट करके नए नए कोर्सेज ला सकें। तो आपको और ऑटोनॉमी लगता है कि मिलनी चाहिए ताकि कोर्सेज में चेंजेस आ सके? ग्रेट सर, थैंक यू सो मच शिवत जी, आप आए, और जिस तरीके का डिस्कशन आज हमने किया है वो देखने के बाद मुझे लगता है कि सारे जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, या यंगस्टर्स हैं, आई थिंक दे विल हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑन हाउ टू सिलेक्ट अ कॉलेज, क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रीम लेना चाहिए और कैसे डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो यानी आपने इस एपिसोड को पूरा देखा है। अब कुछ चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आपकी टॉप लर्निंग्स क्या रही हैं इस एपिसोड से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एटलीस्ट 5 से 10 लोगों को भेजिए जिनको रिक्वायरमेंट है या तो एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने की या जॉब लेने की। हम अपने एपिसोड में क्या इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बताइए, और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट पे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।